चलिए, तो आज हम पढ़ाएंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखो बेटा, बातें नहीं करना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक, नोट करते जाओ, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है यह एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि यह अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड को या कह सकते हैं किसी सब्सटेंस को या एलिमेंट को प्रदान करेगा। जब वह सब्सटेंस इसके दिए हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा। उस पदार्थ का ऑक्सीकरण कौन करेगा? ये नाइट्रिक एसिड करेगा। तो जिसका कोई ऑक्सीकरण कर देता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आज हमें पढ़ना है कि नाइट्रिक एसिड एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग गुण रखता है। दूसरी बात, यदि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखेगा तो खुद क्या हो जाएगा? यदि उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है तो नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद नाइट्रिक एसिड के भी कुछ उत्पाद बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। समस्या सबसे ज्यादा यहां पर यह है कि नाइट्रिक एसिड के जो उत्पाद बनते हैं अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बनते हैं। अब सारी परिस्थितियां हम कैसे ध्यान रखेंगे यह बात भी हमें समझना है। परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? आपने नाइट्रिक एसिड कैसा लिया है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो कोई अलग उत्पाद बनेगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे, पहले वाले से डिफरेंट बनेगा। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो उससे पहले वाले से भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नाइट्रिक एसिड के बनने वाले उत्पाद किस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने नाइट्रिक एसिड की सांद्रता या कंसंट्रेशन कैसी रखी है। आपने नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट लिया है कि कंसंट्रेटेड लिया है, इन पर डिफरेंट यदि कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट होंगे। तो पहला पॉइंट, नाइट्रिक एसिड से बनने वाले जो उत्पाद हैं वो किस पर निर्भर करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन पर। एक पॉइंट ये हुआ। फिर जिसका हम ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं उस सब्सटेंस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आपने वो सब्सटेंस कैसा लिया है? मेटल लिया है कि नॉन मेटल लिया है कि कोई कंपाउंड लिया है? ठीक है, आपने यदि मेटल लिया है तो कैसा मेटल लिया है? रिएक्टिव मेटल है कि लेस रिएक्टिव मेटल है, यह भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि नाइट्रिक एसिड से बनने वाला जो उत्पाद है इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस दिए हुए पदार्थ की, सब्सटेंस की प्रकृति क्या है। दो शब्द हुए, पहला नाइट्रिक एसिड की सांद्रता कैसी है, दूसरा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहे हैं उस पदार्थ का स्वभाव क्या है, उस पदार्थ की प्रकृति क्या है। तीसरा, यदि आपने कभी नाइट्रिक एसिड को ठंडा ले लिया, मतलब कोल्ड नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो कोई अलग उत्पाद बनेगा।
और यदि आपने गर्म नाइट्रिक एसिड ले लिया तो कोई अलग उत्पाद बनेगा। अब बताओ भाई, नाइट्रिक एसिड से बनने वाले उत्पाद कितनी बातों पर निर्भर करते हैं, कितनी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं? पहला, नाइट्रिक एसिड की सांद्रता, दूसरा ताप, तीसरा दिए हुए पदार्थ की प्रकृति, यानी जिस पदार्थ का हमें ऑक्सीकरण करना है उसकी प्रकृति कैसी है। इन बातों पर इनके उत्पाद निर्भर करते हैं। इन सभी को हमें एक साथ पढ़ना है। ये हमें कैसे याद रहेगा इस बात को मैं अभी बताऊंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा अभी आप बिल्कुल आसानी से सुन रहे थे, बस ऐसा देखते जाना है, सुनते जाना है। ठीक है, तो पहले लिखो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग, नोट करते जाओ बेटा, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एजेंट होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक है, अर्थात यह दूसरे पदार्थ का क्या करता है? क्या करता है उसका ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करता है तथा इसका क्या हो जाता है? इसका रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन हो जाता है। ठीक है, अब देखो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होने जा रहा है, जो पदार्थ लिखा है जिसका ऑक्सीकरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यही था ना। और जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है? नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? उस दिए हुए पदार्थ का जिससे इसको रिएक्शन करना है। तो जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वह दिया हुआ पदार्थ कौन सा एजेंट कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, अर्थात अपचायक। लिखो, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन करता है वह पदार्थ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में अपचायक कहलाता है। हो गया, अपचायक कहलाता है। इतना हो गया। अब देखिए, मैं दो शब्द यहां लिख सकता हूं, दिया हुआ पदार्थ, या उसी पदार्थ का मैंने एक नाम और बता दिया जिसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मैंने उसको कहा पदार्थ, उस पदार्थ की प्रकृति। या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, उस पदार्थ का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं ऐसा कह सकता हूं अपचायक, अर्थात अपचायक की प्रकृति। ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन आता है इस पर डिपेंड करता है कि लिखा क्या है। पदार्थ लिखा है कि पदार्थ की प्रकृति, तो बात सही है।
या ऐसा आ जाए अपचायक की प्रकृति, तो भी बात सही है। उसी पदार्थ को यहां पर नाम क्या दिया गया? अपचायक। अब जब नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रिक एसिड के तरह तरह के उत्पाद बनते हैं। नाइट्रिक एसिड के बनने वाले जो उत्पाद हैं कितनी बातों पर निर्भर होते हैं मैं भी बताया, तो आप लिखते जाओ। लिखिए, नाइट्रिक अम्ल के बनने वाले उत्पाद इसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब आप डाइल्यूट ले रहे हैं कि कंसंट्रेटेड ले रहे हैं, ठीक है, इस पर निर्भर करता है सांद्रता। फिर पदार्थ की, बोलिए, प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति का मतलब पदार्थ कैसा है, यहां अपचायक है कि ऑक्सीडाइजिंग है, क्या है? जिस पदार्थ का हम ऑक्सीकरण कर रहे हैं वो पदार्थ क्या होता है? अपचायक होता है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं अपचायक की प्रकृति। अपचायक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक की प्रकृति तथा, अब एक चीज और रह गई, किस पर निर्भर करता है? ठंडा या गर्म, मतलब ताप, ताप पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। हो गया? तो अब इस बात की जानकारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये सारी चीजें याद रहे। तो मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूं, ठीक है। जब कई समस्याएं आती हैं, जब हमको मालूम होता है कि डिफरेंट रूल यहाँ अप्लाई होते हैं, तो बिना ट्रिक के काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा भी दूंगा, उसके बाद भी भूल जाएगा। इसलिए जो मैं ट्रिक यहाँ समझा रहा हूं, उस ट्रिक को आपको ध्यान देना है, पूरी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान से सुनते भर जाना है। तो लिखो यहां, मैं ट्रिक जो बताने जा रहा हूं इसी की ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो यहां पर मैंने लिख दिया सब्सटेंस, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, सब्सटेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, सांद्रता कैसी होनी चाहिए, तो सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो सांद्रता देखो दो तरह से हो सकती है, एक कंसंट्रेटेड HNO3 भी हो सकता है, और दूसरा कैसा हो सकता है, डाइल्यूट HNO3 आपके सामने आ सकता है। हो गया? अब इसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बाद एक आता है वेरी डाइल्यूट, मतलब अति तनु हो जाए, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये भी हो सकता है। तो मैं अभी यहां दो बातें बताऊंगा, ताप वाली जो बात है इसके बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो देखो दो बातें अभी मैं यहां रख रहा हूं। वैसे यहां पर वेरी डाइल्यूट क्या होता है, एक प्रकार से ठंडा ही होता है, ठीक है। क्या होता है, यहां ठंडा ही रहता है, ये कोल्ड। तो देखो मैं यहां जो रख रहा हूं पदार्थ, सबसे पहला पदार्थ कौन सा रख रहा हूं, रिएक्टिव मेटल। क्या रखा मैंने, रिएक्टिव मेटल रखा। फिर अगला पदार्थ क्या हो सकता है, लेस रिएक्टिव मेटल हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, कोई नॉन मेटल हो सकता है। और चौथा क्या हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है। ये पदार्थ की क्या है, प्रकृति है। अब ध्यान से देखना, जब कोई रिएक्टिव मेटल, मैं भी बताऊंगा रिएक्टिव मेटल किसे कहते हैं। जब कोई रिएक्टिव मतलब क्रियाशील धातु जो बहुत क्रियाशील होती है, जब कभी रिएक्टिव मेटल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है
तो समझ जाओ। और ये गर्म वाले हैं, ये व्यवस्था, ये गर्म की व्यवस्था है, उधर वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम होता है NO2। इससे क्या बनेगा? NO2। ये कहता है कि ये तुम रिएक्टिव मेटल हो और मुझसे रिएक्शन करोगे तो मैं कौन सा उत्पाद बनाऊंगा? NO2 बनाऊंगा, ठीक। तुम्हारा क्या हाल होगा वो बाद में देखेंगे। अब इसी तरह लेस रिएक्टिव मेटल जब इससे रिएक्शन करता है, किससे? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो भी ये कहता है भैया मैं तुमसे भी रिएक्ट करूंगा और मैं NO2 बनाऊंगा, ठीक। फिर इसका जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो भी ये कहता है मैं क्या बनाऊंगा? NO2 बनाऊंगा। जब कंपाउंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो भी ये कहता है मैं NO2 बनाऊंगा। इस बात से ये क्लियर हो गया कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किसी से भी रिएक्शन करे उसका बनने वाला उत्पाद क्या होगा? NO2 ही होगा। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको याद हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। हाँ, अब हमें क्या करना है? डाइल्यूट में देखना है। तो डाइल्यूट के लिए देखो क्या करना है, यहां डिफरेंट डिफरेंट आपको कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। जब कभी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करेगा? रिएक्टिव मेटल से, तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है N2O। क्या होता है? और जब कभी यह लेस रिएक्टिव मेटल से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है NO, ठीक। फिर कभी ये नॉन मेटल इसके पास आता है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल से रिएक्शन करने से इनकार कर देता है। कितनी दुखद बात है। अब इसके बाद, हाँ बहुत दुखद बात है, ठीक है। अब इसके बाद कंपाउंड जब कभी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है? यहां बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है NO होता है, NO बनाता है। चलिए बताइए, पहले आप सोच रहे हैं कि इसमें कौन सी ट्रिक है? अभी तो कुछ नहीं, आएगा ही आएगा, ठीक है, रुको जरा। अब देखो यहां मैंने कहा रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनाता है? NO2। लेस रिएक्टिव मेटल करता है तो भी NO2 बनाता है। कंसंट्रेटेड जब रिएक्शन करता है, नॉन मेटल जब इससे रिएक्शन करता है NO2, और जब ये कंपाउंड इससे रिएक्शन करता है NO2। पहले वाले के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। दूसरे में दो तरह के प्रोडक्ट हैं, हमको कैसे याद रहेगा कि किसमें N2O लिखना है और किसमें NO लिखना है? बस यही तो बात है। इसकी ट्रिक नीचे लिखना, ट्रिक नीचे लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो यहां पर मैं एक शब्द दे रहा हूं, उस शब्द के अनुसार आपको याद, दो तरह के प्रोडक्ट है ना, एक का नाम N2O और एक का नाम NO। कब डाइल्यूट दो तरह के उत्पाद बनाता है, एक N2O और एक NO। अब दोनों को कंपेयर करना है हमें। कंडीशन एग्जाम में कैसे याद, अभी तो चलो ठीक है मान लिया बता दिया तो याद रहेगा, बाद में कैसे याद रहेगा? तो सुनो, क्या लिखा है? अच्छे से पढ़ो। हाँ, दिल रुबा मुझे हंसाएगी, अब बाद में ठीक है। तो देखो दिल रुबा मुझे हंसाएगी, इसका अर्थ समझो क्या है। देखो भाई मेरी जो भावना है, मतलब मेरी यहाँ जो क्या कह सकते हैं, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ठीक है दिल रुबा वालों, तो ध्यान रखना। दिल रुबा मुझे हंसाएगी, ये ध्यान रखना। और दिल रुबा मुझे हंसाएगी तो मतलब समझो ये क्या हो गया? ऑलरेडी डाइल्यूट लिखा हुआ है।
दिलरुबा में जो आर है आर लिख दीजिए, मुझे में जो एम है उसको यहां से एम ले लीजिए, ठीक है। और ये बन गया आपका रिएक्टिव मेटल। क्या बन गया? रिएक्टिव मेटल। दिलरुबा मुझे हंसाएगी, ठीक है। हंसाएगी का मतलब हंसी आपको कब आती है? कौन सी गैस से हंसी आती है? लाफिंग गैस। वेरी गुड। लाफिंग गैस से हंसी। हंसाएगी, हंसेंगे आप तब ना जब लाफिंग गैस। और लाफिंग गैस कौन सी होती है? ठीक है। तो जब दिलरुबा मुझे हंसाएगी तो कौन सी गैस बनेगी? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड देखो मैंने लिखा है, लिखा है ना? हो गया। अब जब दिलरुबा मुझे हंसाएगी तो हम भाई कहीं घूमने जाएंगे, ठीक। और जब घूमने जाएंगे तो हम पहले रह गए क्या भी? अरे हाँ, दिलरुबा को लिख लो भाई। हाँ बेटा, बस। अब देखिए, जैसे जब हमको ये पता चला कि दिलरुबा मुझे हंसाएगी, तो मान लो बात हो गई कि दिलरुबा हंसाएगी। अब हमको जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं घूमने जाना पड़ेगा। और यदि हम कहीं घूमने जाते हैं तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ घूमने जाना। मान लो फरमाइश ये हुई कि ताजमहल जाना, तो हमने कहा यार भाई ताजमहल के लिए तो समय है नहीं है, क्योंकि बच्चों की एग्जाम आने वाली है। अब ठीक है, जब ताजमहल के लिए समय नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा स्थान तलाशेंगे। हमारे अतर्रा के आसपास मान लो कोई एक महल है नहीं है, काल्पनिक, वो पवित्र जगह को इतना तो देखो, तो मान लो हमारे यहाँ एक काल्पनिक जगह है जिसका नाम है लाला राम महल। हमने कहा क्या ताजमहल जाने की फरमाइश कर रहे हो? इससे अच्छा लाला राम महल में जाते हैं। अब लाला राम महल जो है, नहीं भाई ये इनकार हो गया कि लाला राम महल नहीं, वो डर्टी प्लेस है। तो हमने कहा भाई नहीं, अभी मैं तो कल वहां से होके आया हूँ। लाला राम महल नो डर्टी प्लेस, वो कोई डर्टी प्लेस नहीं है। कहीं डर्टी प्लेस नहीं तो उसका कंपाउंड मतलब अहाता, मैदान। कंपाउंड का मतलब मैदान होता है ना। तो फिर बात है नहीं भाई वो तो डर्टी प्लेस नहीं, लेकिन उसका जो कंपाउंड है, उसका जो मैदान है, वहां बहुत सारी पत्तियां ही पत्तियां पड़ी हुई हैं, वो तो डर्टी प्लेस है। हमने कहा हाँ बात तो सही, लेकिन अभी मैं कल होके आया हूँ, स्वच्छता अभियान लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी डर्टी प्लेस नहीं है। क्या क्या डर्टी प्लेस नहीं है? लाला राम महल। ताजमहल छोड़े भैया, ताजमहल कौन जाएगा? तो उसकी जगह पर हमने एक स्थान डिसाइड किया, क्या? लाला राम महल। लाला राम महल। अब उसके बाद उसका कंपाउंड मतलब अहाता। लाला राम महल कंपाउंड मतलब उसका जो कंपाउंड है, नो डर्टी प्लेस, वो भी गंदा नहीं है। अब देखना बेटा इसमें क्या है, घूमने जा रहे, चलना तो नहीं किसी को? ठीक है, चलना बता देने वाली बात चलूंगा। लाला राम, अरे अतर्रा के किनारे काल्पनिक जगह है भाई, ठीक है। लाला राम महल, ठीक है। एक तो लाला राम महल हो गया, और उसका कंपाउंड मतलब बेटा क्या बताया मैंने? हाँ, कंपाउंड, नो डर्टी प्लेस, नो, ये तो स्वच्छ जगह है, फिर ये तो ठीक है। इमली का पेड़ है वहां, काहे भैया इमली का पेड़ काहे पूछ रहे हो? ठीक है, तो इमली का पेड़ इसलिए पूछा क्योंकि इच्छा नवमी होगी ना वहां पर, ठीक है। इच्छा नवमी, अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे यहाँ के लोग जाया करते। लाला राम महल कंपाउंड, नो डर्टी प्लेस। अब इसका अर्थ समझो बेटा, वैसे समझ गए होगे आप लोग, इतने होशियार हो, ठीक है। एल ये हो गया, आर और ये हो गया एम। इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, लेस
रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। अब इसके बाद कंपाउंड तो कंपाउंड ही है, वहां पर हम कंपाउंड का मतलब सेंटेंस में अहाता समझ रहे थे, केमिस्ट्री में कंपाउंड मतलब कंपाउंड, अभी जो मैंने लिखा है। इसके बाद जो लिखा है NO, नो, नो मतलब समझ गए ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। वैसे अंग्रेजी में लिखता तो अंग्रेजी के सेंटेंसेस को छोटा होना चाहिए, लेकिन हम इतना सब समझ रहे हैं कि क्यों लिखा जा रहा है ये, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नो। अब यहाँ डर्टी लिखा है, डर्टी से हम सिर्फ DI ले ले, बाकी हमें डर्टी का कोई मतलब नहीं है। डर्टी से क्या ले ले, DIL, तो DI ले लिए, तो DI के साथ L अपने मन से लगा देंगे, ठीक है। तो दिल, दिल बन गया, दिल, ठीक है, दिल ही दिल ना दिखाई दे। देखो अब यहाँ दिल, अब जैसे मैंने लिख दिया दिल लिख दिया ना, मतलब डाइल्यूट लिख दिया, प्लेस का मतलब यहाँ कोई यूज नहीं। तो चलो बताओ भाई, कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पढ़ना पड़ा, जैसे लिख गए ये, हाँ देख लो, लिख गए, सही सही, हाँ ठीक। तो सबसे पहले मैंने कहा रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल के लिए हमें कैसे याद रखना है, दिल रुबा मुझे हंसाएगी। कंसंट्रेटेड के लिए तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं ना, समस्या किसकी है, डाइल्यूट की। तो हंसाएगी में कौन सी गैस बनेगी, नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। फिर इसके बाद हमने क्या कहा था, किसी महल में जाना है, लाला राम महल कंपाउंड, कंपाउंड भी लगाना साथ में, अहाता भी देखना, नो NO डर्टी प्लेस, DI मतलब डाइल्यूट। हो गया इतना, चलो अब क्या बचा यहाँ, एक और बचा। देखो नॉन मेटल से तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, अब बचा आपका वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये मान करके चलो दोनों गर्म में है, चल रहे हैं, किसमें लिखा हो या ना लिखा हो, तो गर्म में ताप का भी अंतर आ गया ना, और ये हो जाएगा आपका ठंडा। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यदि आपके पास है, तो यहां पर ध्यान रखना, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इसकी रिएक्शन नहीं कराना, इसकी रिएक्शन नहीं कराना, इनकी रिएक्शन नहीं कराना, सिर्फ एक की रिएक्शन होती है जो रिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्टिव मेटल से ही रिएक्शन इसकी हो, किसकी, वेरी डाइल्यूट से, और होगी तो कोई दूसरा उत्पाद बनेगा। हम केवल रिएक्टिव मेटल अभी पढ़ रहे हैं, और रिएक्टिव मेटल की जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है तो यहां पर बनने वाले उत्पाद का नाम अमोनिया होता है। लेकिन सोचने वाली बात है, अमोनिया जब हम बनाएंगे, अमोनिया गैस बनेगी, उसी बेसल में नाइट्रिक एसिड पड़ा है। अमोनिया आपका बेसिक होता है और नाइट्रिक एसिड अम्ल होता है, तो दोनों मिलकर के NH3 इस तरह, देखो ये NH3 और जो पड़ा हुआ HNO3 है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसके H+ आयन को ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा, NH4+ और NO3-। मतलब हम चाहें तो बने हुए उत्पाद को क्या लिख दें, NH3 लिख दें, या क्या लिख दें, NH4NO3 लिख दें, ठीक। हाँ, किसी किसी जगह पर NH2OH भी बन जाता है, तो हमें इस पर ध्यान दें। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑब्जेक्टिव में आए इनमें से तीनों लिखे तो हाँ तीनों बन सकते हैं, ये बताना है। वेरी डाइल्यूट से, वेरी डाइल्यूट बोल रहा हूं, ना कि डाइल्यूट। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे उसकी ट्रिक चाहे आप नीचे लिख लीजिए। बेरी को मैं यहां देखो, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में बताना चाहते हो, रिएक्टिव मेटल, बस इतना ध्यान रखना। रिएक्टिव मेटल की ट्रिक मैंने अभी नहीं बताई है इसमें, वेरी डाइल्यूट, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनता है और कोई ज्यादा है नहीं है, तो बस इतना भर बता देता हूं कि बनेगा क्या। इसके लिए आपको याद रखना है, हाँ विजय डेंटल लिखा है। अब ये विजय डेंटल क्या, कोई हॉस्पिटल होगा,
दांतों से संबंधित हॉस्पिटल होगा, ठीक है, विजय डेंटल हॉस्पिटल। अब आपने सोचा सर जी ये हॉस्पिटल कहाँ है, तो मैं भी आपको ऐसी जगह में पहुंचा दूंगा कि आप कभी जाएंगे ही नहीं। तो विजय डेंटल हॉस्पिटल है कहाँ? अमीनाबाद में है। कहाँ है? तो विजय डेंटल हॉस्पिटल कहाँ है? अमीनाबाद में है। तो देखो ये हो गया बी, बी मतलब हो गया बेरी, डी ले लिया डाइल्यूट। अब जब बेरी डाइल्यूट होगा, H ऐसे लिखा है, कोई HNO3 भी कह सकते हो, H से HNO3, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं, इतना तो क्लियर हो जाएगा कि हम नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो विजय डेंटल हॉस्पिटल मतलब बेरी डाइल्यूट, और यदि बेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिखते हैं तो अमीनाबाद बनता है। अमीना का जो शब्द है अमोनिया जैसे समझ में आ रहा है, तो आप यहां लिख देंगे अमोनिया, ठीक है, या अमोनियम नाइट्रेट भी कह सकते, दोनों बताया था ना, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। देखिए जब भी कभी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग का कार्य करता है तो उसके बनने वाले प्रोडक्ट हमने लिख लिया। अब ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग का कार्य करेगा, तो दोनों को हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं HNO3 है, ध्यान से देखना, अब रिएक्शन है आ रही है इसमें, ठीक है, एक दो एग्जांपल रिएक्शन के बता देता हूं। तो ये HNO3 है, HNO3 हमारे पास कैसा है? कंसंट्रेटेड है। और यदि कंसंट्रेटेड HNO3 है तो हमने अभी समझा है ना कि ये किस में बदलता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बनने वाला जो उत्पाद होता है ये कहता है मैं बनाऊंगा NO2, NO2 बना लिया, प्लस साथ में यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाएंगे। फिर इसके बाद यह HNO3 के साथ कोई दूसरा मेंबर हमने रखा है जिससे रिएक्शन कराना है। यदि हमने उसी वेसल में किसी और मेंबर को रखा है जिसके साथ इसे रिएक्ट होना है, तो उस समय यह O2 नहीं बनाएगा, यह नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा। ओ नेसेंट ऑक्सीजन की हिंदी नवजात ऑक्सीजन, और इसी को हम बोलेंगे एटॉमिक ऑक्सीजन, मतलब परमाणु की तरह है ऑक्सीजन होगा। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है, जल्दी रिएक्शन करता है। तो देखो क्या बनेगा, ये नवजात ऑक्सीजन कितना पहले समझ लेते हैं। हाइड्रोजन यहां कितने बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 2 हो गए, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कितना हो गए, 6 हो गए ऑक्सीजन। अब जब 6 ऑक्सीजन हो गए तो 2 दूनी 4, 4 1, कितने ऑक्सीजन घट रहे हैं, एक ऑक्सीजन आपने लिख दिया। आप में से बहुत प्यारे प्यारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि सर अभी तक तो आप यहाँ O को O2 लिखते थे, फिर यहाँ हाफ करते थे। बेटा ऐसा तब मैं करता था जब कोई और रिएक्शन करने वाला नहीं है। अब इसके सामने कोई हाथ जोड़े खड़ा हुआ कह रहा है कि मुझे आपसे रिएक्शन करना है, और यदि रिएक्शन करना है इसका मतलब है उस वेसल में कोई अभी दूसरा मेंबर मौजूद है। तो जिससे रिएक्शन कराना है उसके लिए क्या करेगा, वो O2 नहीं देगा, क्या देगा, उस समय नवजात ऑक्सीजन देगा। O2 कब लिखा जाता है, जब इससे अब कोई रिएक्शन करने वाला है ही नहीं। अभी एक पड़ा हुआ है ना, या तो रिएक्टिव मेटल हो सकता है या लेस रिएक्टिव मेटल हो सकता है। रिएक्शन करने वाला या तो वहां नॉन मेटल हो सकता है या कोई कंपाउंड हो सकता है। तो ध्यान रखना, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना है, O लिखना है, O2 नहीं लिखना। बहुत क्रियाशील होता है, इसका नाम क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन को हम हिंदी में नवजात ऑक्सीजन, और ये बहुत क्रियाशील होता है, यानी यह एक प्रकार का कैसा है, एटॉमिक ऑक्सीजन। इसी को हम एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं, नोट करते जाना, एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन की हिंदी मतलब परमाणुक
अवस्था में जो ऑक्सीजन मिलेगा, और ये अति क्रियाशील होता है। क्या होता है? अति क्रियाशील। ठीक उसी तरह है जो नवजात शिशु का नाम सुना होगा, तो नवजात शिशु जो होता है बहुत क्रियाशील होता है। ठीक उसी तरह जैसे अभी जो जन्म लिया है, यह ऑक्सीजन अभी अभी जन्म लेगा, मतलब जैसे कोई रिएक्शन करने के लिए तैयार है, तुरंत अभी ये जन्म ले रहा है, उसी समय ही बनता है, इसीलिए इसका नाम होता है नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां इसकी रिएक्शन तो बता दिया कंसंट्रेटेड का। तो जब भी कभी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के द्वारा हम किसी को क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो इसका पहला पद ऐसा लिखेंगे। दूसरा पद देखते हैं, दूसरा देखते हैं कौन सा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाला, तो HNO3 ऐसे लिख दिया। इस बार मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं, कभी यह N2O बना सकता है, किसके आधार पर, दिए हुए पदार्थ के आधार पर या चायक के आधार पर N2O बना सकता है, कभी NO बना सकता है। यदि यह N2O बनाना चाहता तो पता कैसे चलेगा, जो मैं ट्रिक बताया उसके अनुसार पता चलेगा कि N2O बनाएगा कि NO बनाएगा। तो यदि यह N2O में बदलना चाहता है अपने आप को, तो N2O लिख दिया, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, इतना रख दिया। अब बताओ इसके बाद क्या बैलेंस कर लेना है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, 2 का गुणा कर दिया, तो 2 तेई हाइड्रोजन तो हो गए पूरे, 2 तेई 6 ऑक्सीजन है, इनमें से 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन बैलेंस है ना, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, नाइट्रोजन हो 2 तेई 6 ऑक्सीजन, 1 ये 4 ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना, ये लिख दिया मैंने 4 ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन हो गए। ठीक, हाँ देख लो बैलेंस है ना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर यदि हमने HNO3 लिया, और कैसा HNO3 लिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से यदि प्रोडक्ट बनने वाला कौन सा हो सकता है, NO, N2O भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, तो मैंने यहां लिख दिया NO। और जब NO बनेगा तो इस बार इसको कैसे बैलेंस, जो प्रोडक्ट है वही लिख दी, उसी के अनुसार बैलेंस कर दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, 2 का गुणा कर दीजिए, अब कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हो गए, यहाँ 2 का गुणा कर दिया, नाइट्रोजन भी पूरे हो गए, तो 2 तेई 6, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गए, कितने बचे, ठीक। इस तरह इसका पहला पद लिखना है। अब मैं आपको अलग अलग यहाँ रिएक्शन बताने जा रहा हूं, एक रिएक्शन बताऊंगा उसके अनुसार आप समझिए, नोट कर लिया सबने। तो देखो सबसे पहला हमने बताया था रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, बहुत क्रियाशील धातुएं होती हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टिव मेटल, ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से पहले होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या कह सकते हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है जो हाइड्रोजन से पहले होते हैं। एनसीईआरटी की जो टेबल बनी वो अपोजिट बनी है, एनसीईआरटी की टेबल में नेगेटिव वाले बाद में दिए हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पहले बाद वाला शब्द न लेकर के मैं सिर्फ ये कहता हूं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो सभी क्या माने जाते हैं, रिएक्टिव मेटल माने जाते हैं, और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतने ही माने जाएंगे। यदि हम फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, इसके पहले पीरियोडिक टेबल बोल गए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, यदि पीरियोडिक टेबल बोला हूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें यदि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वालों को ऊपर रखा जाए, पॉजिटिव वालों को नीचे रखा जाए, तो वो हाइड्रोजन से पहले उपस्थित होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले उपस्थित होते हैं वो सभी क्या माने जाते हैं, रिएक्टिव मेटल माने जाते हैं। तो लिखो यहां, किसी एक रिएक्शन को मैं करा देता हूं तो आपको भी संतोष लग जाए। रिएक्टिव मेटल से क्रिया, यानी रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल क्या है, जिन मेटल्स का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से नेगेटिव होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से कहां उपस्थित है, पहले उपस्थित होते हैं। वे क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं, वे रिएक्टिव मेटल होते हैं। अब इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक ट्रिक बताई थी, यदि लिखी होगी, अपलोड हो गई होगी शायद, वीडियो किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैंने ट्रिक बताई थी, तो जिसमें मैंने कहा था, क्या बताया था, लिख बे सारे कालू, ना मांगो हमसे आलू, मन जन कर फेंक दे, को निकला से ना ले। हरि कुमार हाइड्रोजन है, मतलब अभी तक मैंने जिनके भी नाम लिए वो सभी क्या है, रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप उसमें पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हाँ, आप देखो इतना हो गए, बस 2 मिनट का समय और देना है आपको, एक रिएक्शन बता दूं। अब रिएक्टिव मेटल का एग्जाम्पल हमने ले लिया क्या, जिंक। क्या ले लिया, सपोज हमने रिएक्टिव मेटल का एग्जाम्पल जिंक ले लिया। अब जो रिएक्टिव मेटल है वो जिंक है और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करना चाहता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन करने की जब बारी आई तो इसने कहा कि कौन से नाइट्रिक एसिड से मुझे रिएक्शन करना है, कंसंट्रेटेड से करना है कि डाइल्यूट से करना है। आपने कहा पहले हम आपकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, कंसंट्रेटेड से फुर्सत करा देते हैं, और बाद में फिर हम तुम्हें डाइल्यूट वाले से कराएंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे विद, ये समझ में आ गया कि हम जिंक की रिएक्शन कराने हैं, जिंक तैयार है सज धज करके। ठीक है, विद नाइट्रिक एसिड, कौन सा नाइट्रिक एसिड बेटा, हाँ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक, अब समझना इसको, जिंक ने नाइट्रिक एसिड से कहा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से कहा कि मुझे आपसे रिएक्शन करना है। नाइट्रिक एसिड ने कहा हाँ करो रिएक्शन, क्या दिक्कत है, करो। लेकिन जिंक ने कहा कि पहले तुम मुझे अपना नेसेंट ऑक्सीजन तो दो, कैसे रिएक्शन करूं। कहा ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन ये कैसे देता है। नाइट्रिक एसिड ने कहा कि ठीक है मैं नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा हूं, HNO3। नाइट्रिक एसिड को पता चला कि मेरे सामने आने वाले उसी तरह की तीर चलाई जाएगी, जिस तरह का कोई आएगा उसी तरह की तीर। ठीक है, महाभारत में उधर से यदि अग्नि बम फेंका जाता था तो इधर से भी अग्नि बम, यदि उधर से वाटर बम फेंका जाता तो इधर से भी वाटर बम होता था, इसी तरह वही चीज देखो। तो जैसा यहाँ पर है, HNO3 ने देख लिया सामने वाला कैसा है, रिएक्टिव मेटल है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टिव मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड कैसा प्रोडक्ट बनाता है, रिएक्टिव मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड कैसा प्रोडक्ट बनाता है, NO2 बनाता है, कंसंट्रेटेड है ना। ठीक है, वैसे मैंने बताया कंसंट्रेटेड के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो देखो HNO3 का पहला प्रोडक्ट आप लोग बनाओ जल्दी, क्या बनाएंगे, NO2 प्लस, अब बताओ H2O प्लस। अब देखो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां 2 हो गया, यहां 2, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना नेसेंट ऑक्सीजन, ये हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि जो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा वो लिखाए नहीं जाते हैं, वो ऐसे धीरे धीरे याद हो जाते हैं। देखो ध्यान रखना,
अब यहां पर रिएक्शन करना है किसको, जिंक को। तो जिंक किससे रिएक्शन करने जा रहा है, ऑक्सीजन से। और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मान लीजिए ये ऑक्सीजन इसके पास गया, किसके पास गया, किसके पास जाना, जिंक के पास जाना है। तो जब ये जिंक के पास जाता है तो ऑक्सीजन जब भी जाएगा किसी को भी ऑक्सीडाइज करने, ये चाहे नाइट्रिक एसिड हो या और भी कोई भी हो, जब भी नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी के साथ रिएक्शन करने के लिए जाता है तो पहले सोचता है कि मुझे कहां से जाना है, मुझे जल मार्ग के माध्यम से जाना है कि मुझे वायुयान के माध्यम से जाना है। ठीक है, तो हमें यहां देखना है कि ये पहले सबसे पहले ये समझता है कि यहां पर जल की व्यवस्था है कि नहीं। तो फिर क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन से कहता है रुको भाई हम तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है ना, जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा और यहां पर बुलाएगा किसको, HNO3 के कुछ और मॉलिक्यूल्स को कहेगा कि तुम पहले इस तरह बदल जाओ और कुछ मॉलिक्यूल मेरे पास आ जाओ। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, HNO3। ठीक है, अब HNO3 से जब रिएक्शन कराने लगेंगे तब ये क्या आ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी पहली रिएक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बहुत धीरे धीरे अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा। जिंक इस HNO3 से रिएक्शन करेगा तो जिंक क्या करता है, इसने ऑक्सीजन को भी वादा किया था ना कि मैं तुम्हें हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास हाइड्रोजन, तुम पानी बना लेना जल के माध्यम से। अब देखो मतलब जल वाले रास्ते से फिर तुम जा सकते हो। तो देखो यहां से क्या है, इसके हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जिंक का जोड़ा किससे बना दीजिए, NO3 से। जब जिंक का जोड़ा बनाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, NO3, मतलब एक प्रोडक्ट ये भी बना ना, इसका भी तो उत्पाद बनेगा, NO3 बना। अब जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, ट्वाइस हो गया, ये ZnNO3 होल ट्वाइस हो गया। कितने NO3 यहां रखा, तो 2 का गुणा कर दीजिए। अब आप देखिए 2 हाइड्रोजन यहां से चले गए हैं, एक ऑक्सीजन यहां से मिला और ये मिलकर क्या बनाएगा, H2O। कौन सी रिएक्शन चल रही थी, कंसंट्रेटेड की। अब इसे ऐड कर दीजिए। ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, जो चीजें कैंसिल होने वाली हैं उन्हें कैंसिल कर देना है। एक आपने यहां कैंसिल किया, एक यहां ऑक्सीजन कैंसिल किया, बराबर है ना, दोनों तरफ बराबर होंगे तब कैंसिल करना है। H2O नहीं कैंसिल, वो तो राइट साइड है ना, ये दाईं तरफ के हैं तीर के बाद। अब देखो यहां कितना है, जिंक हो गया प्लस 2 HNO3 यहां बने, 2 HNO3 यहां थे, टोटल कितने हो गए, तो बाईं तरफ के पूरे हो गए। बाईं तरफ तो अब कुछ है नहीं है। फिर इसके बाद लिखते हैं यहां क्या, दाईं तरफ क्या है, दाईं तरफ बना है 2NO2 प्लस और क्या है, एक प्रोडक्ट ये बना ZnNO3। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे अपचायक वाले के प्रोडक्ट को नहीं बताते, उसका भी तो एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट ये बना और प्लस क्या बचा, एक H2 यहां, एक H2 यहां, 2H2O। ये मैंने रिएक्शन बेटा किससे कराई है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। और चाहो तो आप डाइल्यूट से इसी तरह करना, बाकी कल मैं बताऊंगा।